नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे विद्युत रसायन, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो अपनी सीरीज चल रही है, तो इसमें जो है आज का क्लास है क्लास नंबर 7, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे। देखो, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बोर्ड जो एग्जाम होता है, चाहे यूपी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, तो इस लेवल में ये नियम जो है मतलब काफी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के जब हम देखें तो इसमें ये कई बार ये नियम पूछा गया है। अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अलग अलग जो सेट बनते हैं पेपर के, तो उसमें ये पूछा गया, घुमा फिरा के ये पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देखें क्या नाम है, कोलराउस का नियम। क्या है? कोलराउस का नियम। तो आज की क्लास में हम बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे कि कोलराउस के नियम क्या है। इसको अपने जो है देसी अंदाज में सरल से सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे उदाहरणों के साथ, और फिर इसको हम साइंटिफिक नजरिए से भी देखेंगे। अच्छा, कोलराउस के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न भी बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। कोलराउस के नियम पर आधारित टाइप 1 टाइप 2 दो तरीके के क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनको भी जो है आज ही की क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, कोलराउस के नियम पर आधारित कुछ अनुप्रयोग हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, यानी कि ये नियम क्यों दिया गया, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, उनको भी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलें, अच्छा बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखें भाई, उससे पहले हाँ, कोलराउस का नियम, चलें अच्छा देखो कोलराउस का नियम क्या है, इसको देखते हैं कि कोलराउस का नियम देखो भाई क्या कहता है। देखो, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम देखो, सन 1876 में जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक कोलराउस ने वैद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन की चालकता को समझाने के लिए एक सिद्धांत या एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कोलराउस का नियम कहा गया। कहने का मतलब ये है कि सन 1876 की बात है, उस समय एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था कोलराउस, ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी के थे। तो कोलराउस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि विद्युत अपघट्यों के विलयन की सीमांत मोलर चालकता को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, कोई भी हमारा जो है वैद्युत अपघट्य है उसका जो विलयन है, उस विलयन की हमें सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है, यानी कि लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इनफाइनाइट को हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया, एक सिद्धांत दिया, जिसे कोलराउस का नियम कहा गया, ठीक है। अच्छा, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सीमांत मोलर चालकता क्या होती है और सीमांत तुल्यांकी चालकता क्या होती है। तो हमने इसके क्या बताए थे, कुछ फार्मूले बताए, उन फार्मूलों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन की ग्राफ की सहायता से, ठीक है, हालांकि इसमें फार्मूले वगैरह तो कम हैं, फार्मूले ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें ग्राफ को यूज करके हम ये पता कर लें कि कोई भी वैद्युत अपघट्य जिसका हमने विलयन तैयार किया तो उसका वियोजन कितना हुआ है, यानी कि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा का मान कितना है, ये अगर हमको मालूम है तो हम ग्राफ की सहायता से उसकी सीमांत मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के केस में ये बात पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाती है, ठीक। इसका कारण क्या है, क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से डिसोसिएट नहीं होते हैं, उनका पूर्ण रूप से आयोनाइजेशन नहीं होता है। हम पहले ही ये बात जानते हैं, ठीक है, कि जो दुर्बल होते हैं उनका पूर्ण रूप से आयनीकरण नहीं होता है, प्रबल वालों का पूर्ण रूप से हो जाता है लगभग 100%। तो उनकी वैल्यू हमें ठीक ठाक रियल मतलब एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू लगभग सेम प्राप्त होती हैं। लेकिन जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं उनका पूर्ण रूप से डिसोसिएशन ना हो पाने के कारण और सही तरीके से अल्फा का मान ना पता होने के कारण हम उस विधि से उनके विलयन की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कोलराउस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन की सीमांत मोलर चालकता को पता करने के लिए अपना ये सिद्धांत दिया।
इस सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी? पढ़ने को तो हम अभी 2 मिनट में ये जो है मतलब 15-20 मिनट में पूरा नियम पढ़ा के चले जाएं, ठीक है, लेकिन इसको हमें थोड़ा सही से पढ़ाना है कि आखिर इस नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि जब हम चीज़ों को सही से पढ़ते हैं तो हमारा बेस तैयार होता है, ठीक है, टॉपिक के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट जागता है। तो इसलिए थोड़ा हम बता दें कि इसकी क्यों जरूरत पड़ी। नहीं तो नियम तो अभी थोड़ा सा नियम है, बस अभी थोड़ा बताएंगे, बस खत्म हो जाएगा। तो ये नियम क्यों दिया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कोलराउस को उसके नियम देने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसलिए पड़ी क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के विलयन की अगर हम ग्राफ की सहायता से सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करेंगे तो सही वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होगी। तो फिर क्वेश्चन ये आया, कोलराउस ने किया कि चलो ये छोड़ो, उस विधि से ज्ञात ना करो, हम एक नियम दे रहे हैं, एक सिद्धांत दे रहे हैं, एक गणितीय फार्मूला दे रहे हैं। उस गणितीय फार्मूले को यूज करके आप किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन की सीमांत मोलर चालकता को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए ये नियम दिया गया। चलें अच्छा देखते हैं। तो इसके सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के विलयन की सीमांत मोलर चालकता यानी कि डेल्टा एम नॉट को ज्ञात करना था। बस इसीलिए दिया गया, मुख्य उद्देश्य यही था जो हमने बताया, ठीक है। अच्छा, सीमांत मोलर चालकता क्या होती है उसको तो हमने कल बता ही दिया है। सिंपल शब्दों में हम कहें कि अनंत तनुता पर मतलब जब सांद्रता लगभग शून्य हो जाती है तो किसी भी विलयन की जो मोलर चालकता होती है वो उस विलयन की सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। इसको हम लैम्डा एम नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पे लगभग लिखी हुई है। चले अच्छा, तो इस स्लाइड में हमने ये जान लिया कि कोलराउस को इस नियम के देने की क्या आवश्यकता पड़ी। अब हम जानेंगे क्या इन्होंने कहा, ठीक है, सिद्धांत जानते हैं। चलें अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें अच्छा, देखो भाई इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस रूल, देखो भाई क्या कहा इस नियम में इन्होंने क्या कहा। देखो कोलराउस ने कहा कि अनंत तनुता की स्थिति पर जब सांद्रता शून्य हो जाती है तो किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन की सीमांत मोलर चालकता उस वैद्युत अपघट्य के कुल धनायनों और कुल ऋणायनों की सीमांत मोलर चालकताओं के कुल योग के बराबर होती है। ये सिंपल सादा सा क्या है, कोलराउस का नियम है, बस यही है और कुछ नहीं है। आइए इसमें यही बात लिखी है, इसको देखते हैं, फिर इसका गणितीय रूप देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखो इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर जब सांद्रता शून्य हो जाती है किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की सीमांत मोलर चालकता यानी कि लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इनफाइनाइट उसके सभी धनायनों और सभी ऋणायनों की व्यक्तिगत मोलर चालकताओं के कुल योग के बराबर होती है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी, जैसे हमने विलयन बनाया, मान के चलो कि कोई भी हमने दुर्बल वैद्युत अपघट्य ले लिया, ठीक है, जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, NaOH ले लिया, ठीक है। हालांकि ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है, ठीक है, लेकिन जनरली ये जो नियम होता है ये लागू होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों पे, ठीक है। उनकी तो सामान्य ग्राफ की सहायता से निकाल ली जाती है, लेकिन दुर्बल जो वैद्युत अपघट्य है उनमें दिक्कत आती है। तो समझे इस नियम को, जैसे NaOH हमने ले लिया, इसका हमने क्या कर दिया, इसको जल में ले जाके हमने घोल दिया, यानी कि हमने इसका क्या बना लिया, एक विलयन तैयार कर लिया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो हमने इसका विलयन बनाया है, जैसे मान के चले कि इसी में हमने जो है क्या किया, एक मूलरता वाला यहाँ पे विलयन ले लिया है, उसमें हमने NaOH को घोल दिया है। अब घोलने पे हमसे कहा जा रहा है कि इस विलयन की आप सीमांत मोलर चालकता को बताइए। तो सीमांत मोलर चालकता कैसे निकल के आएगी, इसके धनायनों की कुल सीमांत मोलर चालकता और इसी के ऋणायनों की कुल सीमांत मोलर चालकता, इन दोनों का जो योग होगी वही इसकी क्या होगी, इसके विलयन की सीमांत मोलर चालकता होगी। आई बात समझ में? देखो भाई यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लैम्डा एम इनफाइनाइट सभी धनायनों की व्यक्तिगत चालकताओं का योग प्लस सभी धनायनों की व्यक्तिगत मोलर चालकताओं का योग, इनका धनायनों की मोलर चालकता और ऋणायनों की मोलर चालकता को हम जोड़ देंगे तो इस विलयन की मोलर चालकता हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा कोलराउस ने, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात इन्होंने नहीं कह दी है,
बस वही कहा कि जो जनरल है, ठीक है, वही इन्होंने कहा है। देखो सामान्य शब्दों में भी देख लो, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की कुल चालकता उसके अंदर मौजूद धनायन, कैटायन तथा ऋणायन, एनायन की अपनी अपनी व्यक्तिगत चालकता के योग के बराबर होती है। भाई बस समझ में, तो ये हो गया कोलराउस का नियम। इस नियम को मतलब ये कायदे में तो नियम ये है ढंग का, ठीक है, इसको आप लिखें, ठीक है, और साथ ही साथ ये सामान्य शब्दों में है, तो जब भी पूछा जाए इसे लिखें, और अगर ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना लिख दें, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ दे रखा है सामान्य विलयन में कुल चालकता कप्पा बराबर कप्पा के रूप में यहाँ दे रखा है, ठीक है। जब हम इसकी सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करेंगे तो धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता, अतः कुल जो सीमांत मोलर चालकता निकल के आएगी वो धनायनों की चालकता का योग प्लस ऋणायनों की चालकता का योग होगी। ठीक, चले अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेने, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसका हम गणितीय रूप भी देखेंगे, जो बात हमने यहाँ पे लिखी है इसी को हम गणितीय रूप में भी लिख के देखेंगे, ठीक है। चले अच्छा आगे बढ़े। देखें भाई, अब कह रहे हैं कि यह नियम अनंत तमता की स्थिति पर आधारित है। अच्छा एक बात और है कि कोलराउस का जो नियम होता है वो केवल किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन में अनंत तमता की स्थिति पर ही लागू होता है। तो ये अनंत तमता की स्थिति पर क्यों लागू होता है, तो इस बात को इस स्लाइड में यहाँ पर बताया गया है। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखो वैज्ञानिक आधार देखते हैं कि जब किसी विलयन में बहुत अधिक पानी मिला दिया जाता है, यानी कि अनंत तनुता की कंडीशन पे ले जाते हैं। कल की क्लास में हमने तनुता क्या होती है, अनंत तनुता क्या है, और अनंत तनुता का चालकत्व पे, विशिष्ट चालकत्व, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, कल की क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर को देखें, तभी यहाँ आगे की ये जो लेक्चर क्लास है तब समझ में आए, क्योंकि इस तरीके से हमने इस क्लास को डिजाइन किया है कि पीछे का पढ़ाया हुआ आगे आने वाली सभी क्लासों के काम में आएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे, कोई भी अगर नया बच्चा जुड़ रहा है तो लेक्चर को बीच से ना देखे, पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लेक्चर नंबर 1 से देखें, फिर 1 2 3 ऐसे करके पूरी प्लेलिस्ट को देखें। ये नहीं कि जहाँ से भी मन आया वहीं से उठा के हमने देख लिया, कुछ समझ में आने वाला नहीं है, अपना समय बर्बाद करोगे और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए पूरा देखो। चलो देखें, तो जब किसी विलयन में बहुत अधिक पानी मिला दिया जाता है, यानी कि अनंत तमता की स्थिति हो जाती है, तो उसमें उपस्थित आयन यानी कि जो कैटायन है और एनायन है, यानी कि प्लस वाले आयन और माइनस वाले आयन, यानी कि धनावेशित आयन और ऋणावेशित आयन, एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाते हैं। जैसा कि कल हमने बताया कि अनंत तमता की कंडीशन पे क्या होता है कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं वो तो पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, ठीक है, और प्रबल वैद्युत अपघट्य के जो आयन होते हैं वो अपनी अधिकतम दूरी पर होते हैं, उनके बीच का आकर्षण बल पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है। तो वही बात यहाँ पे लागू हो रही है, अनंत तमता का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, वैद्युत अपघट्यों पर। देखें, दूर होने के कारण उनके बीच का अंतर आयनिक आकर्षण बल, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है, यानी कि वो अपनी अधिकतम दूरी पर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आयन जो होते हैं वो अपनी पूरी क्षमता के साथ, फुल कैपेसिटी के साथ मूव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो बहुत तेजी से भागेंगे। क्यों? क्योंकि उनके मध्य किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण बल कार्यरत नहीं है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में आयन अपने साथ वाले दूसरे आयन से प्रभावित हुए बिना विलयन में पूरी तरह स्वतंत्र होकर गति यानी कि माइग्रेशन करता है, ठीक है, यानी कि उसकी एक तरीके से मोबाइलिटी जो है, गतिशीलता जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए कुल चालकता में हर एक आयन का अपना एक निश्चित और स्वतंत्र योगदान होता है, ठीक है, प्रत्येक आयन का अपना एक स्वतंत्र और निश्चित योगदान होगा चालकता में, चालकत्व में, विद्युत धारा को ले जाने में एक स्थान से दूसरे स्थान, चाहे वह किसी भी वैद्युत अपघट्य से आया हो, ठीक है, प्रत्येक आयन का स्वतंत्र योगदान है। देखो जो बात यहाँ पे लिखी है उसी को यहाँ डायग्राम के थ्रू थोड़ा दिखाया गया है कि अनंत तमता में आयन एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाते हैं। आयनों के दूर होने से अंतर आयनिक आकर्षण बल शून्य हो जाता है। प्रत्येक आयन बिना किसी प्रभाव के स्वतंत्र होकर स्वतंत्र रूप से गति करता है, ठीक है। देखो स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं,
भाई पास पास होंगे तो प्लस माइनस वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षण करेंगे, उनके मध्य आकर्षण बल काम करेगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पर इसलिए ये जो नियम है वो अनंत तन्यता की स्थिति पर ही आधारित है। क्यों आधारित है? क्योंकि अनंत तन्यता की स्थिति पर ये सब कंडीशनें उपलब्ध हैं। ठीक है, ये सब कंडीशन एप्लीकेबल हैं, उपलब्ध हैं, इसीलिए कोलराउस का नियम इस स्थिति पर ही लागू है। अगर हम अनंत तन्यता नहीं करेंगे तो कोलराउस का नियम वहां पर लागू नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? इस स्लाइड को अगर बच्चे लिखना चाहो तो लिख लेना, अन्यथा इस स्लाइड को हम केवल समझाने के लिए लेके आए थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पढ़ते रहना। ठीक है, एक जो है क्या नाम, चैप्टर के नाम से एक अपने फोल्डर बना लो मोबाइल में। ठीक है, तो चैप्टर वाइज बना लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, इतने इतने मतलब हमारे पास जो है स्क्रीनशॉट हैं, इनको हमें लिखना नहीं है, केवल आवश्यकता अनुसार पढ़ लेना है, रीड आउट कर लेना है। जो बोर्ड परीक्षा में स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जो हमें लिखना है, तो उसको हम बता देते हैं, उसको कॉपी पे लिख लो, अपनी नोट डाउन कर लो। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या दिक्कत है, ज़्यादा थोड़ी ना है। बड़ा बड़ा लिखा है, बड़ी स्क्रीन है, तो हो सकता है ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन ज़्यादा नहीं है, 10 या 5 मिनट में आराम से लिख जाएगा। ठीक है, चलें, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये तो हमने समझा दिया, डिफाइन कर दिया क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों ने कल की क्लास ली है उनके तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखो अब हम इसकी व्याख्या थोड़ी देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन को भी थोड़ा देख लेते हैं, व्याख्या जरूर लिखनी। ठीक है, ये वाली जो स्लाइड इससे पहले बताई तो उसको चाहे लिखो या ना लिखो, लेकिन कोलराउस का नियम लिखने के पश्चात व्याख्या जरूर लिखें कॉपी पे। ठीक है, देखें क्या कह रहे हैं। अच्छा, इसको एक नाम और हम देते हैं। ठीक है, आयनों के स्वतंत्र अपवासन का नियम भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयन जो है वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरी कैपेसिटी के साथ, जितनी उनके पास दम होती है, ताकत होती है, सामान्य शब्दों में हम कहें तो देखें व्याख्या, देखें एक्सप्लेनेशन। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्ट के विलयन में उपस्थित सभी धनायन और ऋणायन एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाते हैं, आकर्षण बल समाप्त हो जाता है। ठीक है, आकर्षण बल समाप्त हो जाता है। भाई आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 100 ग्राम चीनी की घोलिए, फिर उसी 100 ग्राम चीनी को आप 10 लीटर पानी में घोलिए, तो फिर क्या होगा, अनंत तन्यता की कंडीशन कर दी हमने। तो जो 100 ग्राम चीनी के जो अणु होंगे वो कहाँ, किस विलयन में ज़्यादा होंगे, 10 लीटर वाले में। क्यों, वहाँ आयतन ज़्यादा है, वहाँ आयतन कम है, तो इतनी जगह हम सिमटे रहेंगे। अब जब आयतन बढ़ जाएगा तो वो भी दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ऋणायन एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले जाते हैं, जिससे उनके बीच का आकर्षण बल शून्य हो जाता है, जैसा कि हमने बताया। भाई यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, इस स्थिति में प्रत्येक आयन अपनी पूरी क्षमता अनुसार स्वतंत्र रूप से गति करता है, इसीलिए इसे आयनों के स्वतंत्र अपवासन का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी कहते हैं। ठीक है, जनरली पेपर में पूछा जाएगा इसी नाम से कि कोलराउस का नियम क्या है, इसको समझाइए। लेकिन ये भी कभी कभार बाई चांस पूछ दें घुमा फिरा के, तो ये भी पता होना चाहिए कि इसे आयनों के स्वतंत्र अपवासन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आयन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपनी पूरी क्षमता के साथ गति करते हैं, मोबाइलिटी शो करते हैं, इसीलिए इसे ये नाम भी देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वही है जो हमने बताया है। ठीक, तो आयनों के स्वतंत्र अपवासन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो जब व्याख्या लिखें तो इस बात को जरूर लिखें, एग्जामिनर के पास अच्छा मैसेज जाएगा कि बच्चे ने सही से पढ़ा है, इसको सही से पढ़ाया गया है, इसको सही से समझ में आई है चीजें, इसका बेस तैयार है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसके क्लियर है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। चलें, अच्छा देखें भाई इसका गणितीय रूप। अब हम देखेंगे इसका गणितीय रूप। कोलराउस के नियम की हमने थ्योरी देखी, अब उसका गणितीय रूप देखें, उसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे। देखो भाई गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्म देखें, क्या कह रहे हैं कि लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर n प्लस इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट प्लस n माइनस इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस, ये कोलराउस के नियम का गणितीय रूप है। ठीक है, इसको देखते हैं, फिर इसी के आधार पर नियम को हम फिर दोबारा समझा देंगे। देखो जहां पर हमें समझना है कि ये जो n प्लस है और ये जो n माइनस है, ये क्या है, ये प्राप्त धनायनों और ऋणायनों की संख्या है।
किसी भी वैद्युत अपघट्ट को जब हम जल में घोलेंगे या जल जैसे किसी अन्य ध्रुवीय विलायक में घोलेंगे तो उसका आयोनाइजेशन होगा, वो टूटेगा। जैसे अभी हमने NaOH को तोड़ा था तो वो Na+ और OH- आयनों में टूट गया। तो जैसे NaOH को घोला तो उसने दिया Na+ OH-। तो इसी प्रकार यहाँ पे कहा गया है कि जो N+ है वो प्राप्त धनायनों की संख्या है। ये हमें कितने मिलेंगे, किसी भी वैद्युत अपघट्ट को जो हम घोलेंगे तो ये हमें धनायन कितने मिलेंगे, उसी प्रकार हमें ऋणायन कितने मिलेंगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आंकिक प्रश्न, तो इसमें सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो N+ N- को ध्यान रखें। ठीक है, क्या है। फिर उसके बाद ये देख लो λm∞+ और λm∞-, ये क्या है, तो ये धनायन की सीमांत मोलर चालकता है और ये ऋणायन की सीमांत मोलर चालकता है। बस ठीक है, देखो भाई लिखा है ये धनायन की सीमांत मोलर चालकता और ये ऋणायन की मोलर चालकता। तो ये कोलराउस के नियम का गणितीय रूप हो गया। इस फार्मूले का यूज करके आंकिक प्रश्न बनते हैं। अभी आंकिक प्रश्न करवाएंगे तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखो इसको समझ लें। देखो कोलराउस ने क्या कहा था, कोलराउस ने कहा था समझे इस गणितीय फार्मूले से इसकी मतलब इसको व्याख्या करें, इसकी हिंदी बनाए लिखें कि किसी भी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की सीमांत मोलर चालकता उस वैद्युत अपघट्ट के सभी धनायनों और सभी ऋणायनों की कुल सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। आया समझ में, जो बात हमने बताई उसी को यहाँ गणितीय रूप में लिख दिया गया है और कुछ नहीं, बात वही है। ठीक है, यहाँ पे इसको गणितीय रूप में लिखा गया है। अब इस फार्मूले का यूज करके हम आंकिक प्रश्न लगाएंगे। आंकिक प्रश्न जब हमें दिया जाएगा तो मालूम है कैसे दिया जाएगा, हमसे जो है कोई भी जैसे एक वैद्युत अपघट्ट दे दिया जाएगा, मान लो NaOH, और हमसे कहा जाएगा इसके विलयन की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। इसमें हम आपको जो है धनायन की सीमांत मोलर चालकता की वैल्यू बताए दे रहे हैं और ऋणायन की बताए दे रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए और हमें बताइए। तो बहुत सरल है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो हर बच्चा आसानी से कर लेगा। ठीक है, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये गणितीय रूप, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि कुछ अटपटा लग रहा होगा लेकिन इसको एक दो बार मुंह से निकालेंगे, कॉपी पे लिख के देखेंगे तो हमें ये फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, चलें अच्छा नियम पे आधारित सीधे प्रश्न पे ही आ जाएं अब। ठीक है, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखो कोलराउस नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न, कोलराउस नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। देखो बोर्ड परीक्षा में सामान्यतः इस नियम पर आधारित दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, केवल दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो टाइप 1 सीधा सूत्र आधारित है, इसमें हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे जो भी हमने बताया था। ठीक है, चलें अच्छा देखो क्या कह रहे हैं, अनंत तनुता पर एल्यूमिनियम यानी कि Al+3 और SO4-2, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, SO4-2। ठीक है, ये सही कर लेना। ठीक, SO4-2 ये सल्फेट आयन है। तो SO4-2 आयनों की सीमांत मोलर चालकताएं क्रमशः एक मतलब 189 और 116 S × cm² मोल की घात -1 है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, यानी कि λm0 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए फिर हम इसमें वही वाला फार्मूला अपना लगा देते हैं। देखो भाई फार्मूला क्या लगेगा इसमें, देखो फार्मूला इसमें लगेगा λm0 या इनफाइनाइट भी लगा सकते हैं। ठीक है, बराबर n+ इंटू, ठीक है इंटू का चिन्ह लगा दे रहे हैं, इंटू λm+ और इनफाइनाइट और ये बड़ा सा प्लस, ठीक यानी कि प्लस, और n- इंटू λm नेगेटिव नॉट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, जो अभी हमने देखा है। अब देखो इस फार्मूले में हमें क्या चाहिए, धनायन की चाहिए मोलर चालकता और ऋणायन की चाहिए। ठीक है, N+ और N- कैसे निकालेंगे अभी हम बताते हैं। देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो भाई क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, ठीक है क्या दे रखा है, देखो भाई यहाँ पर Al+3 यानी कि हमको दे रखा है धनायन की, धनायन कौन है यहाँ पर Al+3, धनायन की
सीमांत मोलर चालकता, ठीक है, हम केवल इसका प्रतीक चिन्ह लिखे दे रहे हैं। धनायन की सीमांत मोलर चालकता कितनी दे रखी है? 189, ठीक है, ये दे रखी है। ठीक, इसी प्रकार देखें ऋणायन की कितनी दे रखी है, तो ऋणायन की भी देख लें। ऋणायन कौन है? SO4-2 यानी कि सल्फेट आयन। इसकी हमारी जो है लिखनी है सीमांत मोलर चालकता, कितनी दे रखी है? 116, 160। तो ये दो वैल्यू हमको मिल गई। ठीक, अब हमें क्या चाहिए सर? अब हमें चाहिए N+ चाहिए और हमें चाहिए N-। ठीक है, दिक्कत कर रहा है, अरे चलो भाई अब नहीं, ठीक है। तो अब हमें चाहिए N+ और अब हमें चाहिए N-। ये कहाँ से लाए सर हम? ठीक है, तो देखो इसके लिए आप इसका ब्रेक डाउन करें, यानी कि इसका जो है आयोनाइजेशन करें। लिखें Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक, इसका आप इसको ले जाके पानी में घोल लें, मतलब इसका विलयन बना लें। तो जब इसको हम घोलेंगे तो ये क्या बनेगा? Al2, ठीक है, +3 और SO4-2, कितने आयन मिलेंगे? 3 मिलेंगे। ठीक है, अब जरा हमें ये बताओ कि इसका ब्रेकडाउन जब हुआ है तो धनायन कितने मिले हैं? धनायन जरा देख के बताओ, यानी कि नंबर ऑफ कैटायन, ठीक है, नंबर ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ कैटायन यहाँ पर कितने मिले हैं? धनायन देखो 1 2 2 मिले हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ कैटायन N+ कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे लिख लेना नंबर ऑफ एनायन, यानी कि ऋणायनों की संख्या। ऋणायन कितने मिले हैं? 3 मिले हैं भाई। यहाँ पर ऋणायन कितने थे? 3 थे, इसलिए N- हो गया 3। ठीक, अब हमें सारी वैल्यू मिल गई हैं, वैल्यू उठा के फार्मूले पर रखें, कैलकुलेट करें, आंसर मिलेगा। देखो भाई N+ कितना निकाला अभी हमने? 2, ठीक है, λm+ यानी कि धनायन की मोलर चालकता कितनी है? 189 प्लस N- की देखें, N- की देखें, यहाँ पे N- हमने 3 निकाला है और λm 116, ठीक है, ये निकाला है, तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पर। तो हमने यहाँ निकाल लिया है। ठीक, चलें अच्छा देखें, तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक, अब इसको क्या करें? कैलकुलेट करें जरा। ठीक है, ये यहाँ से कुछ जलने की स्मेल आ रही, रुक जाओ जरा वीडियो। चलें अच्छा देखें, तो बाहर से कुछ जलने की स्मेल सी आ रही थी, तो उसको थोड़ा हमने देखा। तो अब इसको क्या करें? यहाँ पे कैलकुलेट कर लें। ठीक है, जब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 378 और प्लस 480। ठीक है, 378 प्लस 480, इसको आप कैलकुलेट कर लें, जोड़ लें। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा 858। ठीक है, 858, 858, ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल की घात -1। ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे? सीमांत मोलर चालकता को पता लगा लेंगे। ठीक है, 858 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल की घात -1। ठीक है, इसको हम जो है मात्रक के साथ लिखेंगे। देखो यहाँ पर ये मात्रक दे रखा है, ये भी तो सीमांत मोलर चालकता ही तो है, लेकिन यहाँ पे ये केवल अलग अलग आयनों की है। अब इन्हीं को जोड़ के हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें साथ ही साथ ये भी लिखना है कि नंबर ऑफ धनायन कितने मिले, नंबर ऑफ कैटायन कितने मिले। ठीक है, चलें अच्छा देखो, वैसे तो इसमें जनरल फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वैल्यू तो हम डायरेक्ट भी तो डिटेक्ट कर सकते हैं, कर सकते नहीं, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसे ही लिखना फार्मूले के साथ, क्योंकि हमने बताया सीमांत मोलर चालकता आयनों की कुल मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अब जैसे हमें एल्यूमिनियम के दे दिया इतना है, सल्फेट का दे दिया इतना है, अब हमें ये और पता चल जाए कि इसमें एल्यूमिनियम कितने हैं, सल्फेट कितने हैं, उसका हम डबल कर देंगे। देखो हमने वही यहाँ किया है, जैसे एल्यूमिनियम कितनी है, एल्यूमिनियम के 2 मिले तो हमने 2 से गुणा कर दिया। सल्फेट कितनी है 160, तो हमें पता लगा 3 मिले तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जोड़ के बस हमने वही लिख दिया है। तो कुल जो है जो चालकता है विलयन की, वो सभी धनायनों और ऋणायनों की कुल सीमांत चालकताओं के योग के बराबर है। ठीक, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ठीक।
चलें, अच्छा अगला देखें अनंत तनुता पर। ये वाला अपना लगा लेना, ठीक है। ये वाला तो हम एक तरीके से होमवर्क के लिए लाए हैं। बच्चे जो है जब भी देखें वीडियो को तो इसको जो है अपने फेयर कॉपी पे लगाएं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं। समझा देते वही है, ठीक है, केवल वैल्यू चेंज है और आयन चेंज है। मैग्नीशियम और क्लोराइड आयनों की सीमांत मोलर चालकता है क्रमशः 106 और 76.3 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल घात -1 MgCl2 की सीमांत मोलर चालकता की गणना कीजिए। भाई सेम फार्मूला लगेगा, ठीक है। यहाँ पर n+ और n- हम बताए दे रहे हैं, ठीक है। वैसे वो भी निकाल लोगे लेकिन फिर भी बताए दे रहे हैं। देखो MgCl2 है, MgCl2 का आप ब्रेक डाउन करें यानी कि इसको जल में ले जाके घोल दें, ठीक है। तो जब जल में ले जाके घोलेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा एक Mg+2 और 2 Cl मिलेंगे, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर n+ बराबर कितना हो जाएगा, एक आयन मिला भाई, धनायन एक मिला। और ऋणायन हमको कितने मिले, ऋणायन हमको देखो यहाँ पे ये जो 2 लिख के आगे ये ऋणायन हो गए। तो यहाँ ये 1 ये 2, ठीक है। अब इसी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, फार्मूले में रख देना। वैसे ये तो 106 ही होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि 1 है उसका डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट करके निकाल लेना, उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सेम तरीके से लगेगा। देखो टाइप 2 में आ जाओ, ठीक है, टाइप 2 में आ जाओ। ये तो इससे भी सरल है, ठीक है। देखो भाई टाइप 2 कैसे लगेगा। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए आप प्रत्यक्ष मान निकालना। टाइप 2 देखो इसमें क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन को समझे, ठीक है बहुत सरल, इसमें है कुछ नहीं। देखो यदि HCl का जो डेल्टा m डॉट नॉट है वो 426 है, NaCl का इतना है और सोडियम एसीटेट का इतना है, तो हमें जरा आप एसिटिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता की गणना करके बता दीजिए। इसमें ये पूछा गया है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट बता देंगे। इसका जो फार्मूला बनता है वो थोड़ा लेंथी फार्मूला है, बच्चे याद नहीं, मतलब याद तो कर लेंगे लेकिन यहाँ हम लिखेंगे तो पूरा हिंदी में लिखना पड़ेगा, तो उसको हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बता देंगे। अगर जिस विधि से हम बताएंगे उससे लगा देंगे तो बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सरल ट्रिक है। देखो एक तरीके से ट्रिक ही बता देंगे। देखो यहाँ पर हमसे जो है एसिटिक अम्ल की सीमांत मोलर चालकता पूछी गई है बच्चों, ध्यान से समझो, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर सीमांत मोलर चालकता किस किस की दी गई है, HCl की दी गई है, NaCl की दी गई है और सोडियम एसीटेट की दी गई। तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले जिसकी पूछी गई है उसका आप आयोनाइजेशन करें। समझे रहे ना बात, बहुत सरल। देखो एसिटिक अम्ल का फार्मूला मालूम है, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है, ठीक है। ये क्या है, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, सिरका इसको कहते हैं, विनेगर, ठीक है। इसका आप आयोनाइजेशन कर दें, ठीक है। तो क्या क्या मिलेगा जब ये टूटेगा, तो ये जब टूटेगा तो ये हमको देगा CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन देगा और प्लस धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु यानी कि प्रोटॉन देगा, ठीक है। अब जरा इसमें इतना आपने कर लिया पहले स्टेप में। अब आपको क्या करना है, ये देखो ये जो एसीटेट आयन है, ये एसीटेट आयन है, हमें इन तीनों यौगिकों में से किस में मिलेगा, जरा ये देख के बताओ। इन तीन में से किस में मिलेगा, HCl में मिलेगा, NaCl में मिलेगा या इसमें मिलेगा। तो साफ साफ दिख रहा होगा किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा, ठीक। तो देखो जरा क्या करेंगे इसमें। अब एसीटेट हमको आयन चाहिए, ठीक। एसीटेट आयन हमको कहाँ से मिल रहा है, सोडियम एसीटेट से मिलेगा, सोडियम एसीटेट से ही तो मिलेगा। अरे भाई यहाँ पर क्या है, H है, H हटा दिया, सोडियम लगा दिया तो सोडियम एसीटेट बन गया, ठीक है। सोडियम एसीटेट से मिलेगा। सोडियम एसीटेट की आप सीमांत मोलर चालकता लिखिए। अब कितनी दे रखी है, देखो हाँ दे रखी है 91। कितनी दे रखी है, 91 दे रखी है, ठीक। केवल 91 लिख लो, मात्रा कभी रहने दो। दूसरा देखो भाई, और हमें क्या, अब हमें देखो ये प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा, जरा देख के बताओ कि प्रोटॉन हमको कहाँ से मिलेगा। प्रोटॉन देखो क्या हमको NaCl से मिलेगा, नहीं, हमको कहाँ से मिलेगा, HCl से। तो HCl यहाँ पे लिखें। HCl की देखें आप सीमांत मोलर चालकता कितनी दे रखी है, 426 दे रखी है, ठीक। अच्छा तीसरा देखें जरा, तीसरा में आयन तो नहीं देखना, आयन तो 2 ही मिले हैं, ठीक है। अब हमें ये देखो कि जो रह गया है, ये आयन जो रह गया NaCl की डायरेक्ट हमें लिख लेनी है सीमांत मोलर
चालकता। ठीक है, NaCl से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, NaCl की हम डायरेक्ट लिख लेंगे सीमांत मोलर चालकता। कितनी दे रखी है? 126। ठीक, इतना कर लिया। उसके बाद ये आयन जिन दो वैद्युत अपघट्यों से मिल रहे हैं, जिन दो यौगिकों से मिल रहे हैं, उनकी मोलर चालकताओं को आपको जोड़ देना है, और जिससे नहीं मिल रहा है उसकी मोलर चालकता को इन दोनों को योग से घटा देना है। आई वो समझ? मतलब इन दोनों को जोड़िए, 91 और 426 को जितना योग आए उसमें से आप 126 घटा दीजिए, आपका फट से खटाक से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बस उस आंसर को इस मात्रक के साथ लिखना, बस इतनी कृपा करना। ठीक है, इतनी कृपा करना, डायरेक्ट मत लिख देना, नहीं तो फिर नंबर कट जाएंगे। और अगर हम पूरा वैसे फार्मूला तो उसका यही बनता है कि जैसे एसिटिक अम्ल की ऐसे बनता है कि अज्ञात वैद्युत अपघट्य के विलय की सीमांत मोलर चालकता बराबर पहला आयन, जिससे मतलब पहले आयन की सीमांत मोलर चालकता, दूसरे आयन की मोलर चालकता, प्लस और माइनस जिस आयन से कुछ हमें नहीं मिल रहा है उसकी मोलर चालकता। तो इस तरीके से लैंग्वेज अपने हिसाब से फिट करके बना लेते हैं। इसका कोई साइन वाला फार्मूला नहीं, इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया। ये हमने तरीका बता दिया, इस तरीके को फॉलो करो, आंसर ऐसे मिल जाएगा। इनको दोनों को जोड़ो और जोड़ने के बाद जितना है उसमें से इसको घटा दो, आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, चलें, चलाओ इसको हम बताए देते हैं। देखो 517 आएगा, 517 में से आप 126 घटाइए, ये जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 517 है। 517 में से 126 घटाइए, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 11 में से 2 गए, 9 बचा, और यहाँ 4 में से 1 गया, 3, 391। 391 S इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल की घात -1, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक, चले, अच्छा, तो ये हमको हमारा क्या मिल गया? फाइनल आंसर मिल गया। तो इस तरीके से लगा लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कोई वो नहीं है। ठीक है, फार्मूला नहीं लगाना, फार्मूला लगाओगे तो लिखना बहुत पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लिख दोगे तो पूरा काम आंसर पूरा मिलेगा नंबर। ठीक इसी प्रकार से ये भी है, ये अपने लगा लेना। ठीक है, देखो अनंत अनुता पर अमोनियम क्लोराइड NaOH तथा NaCl की सीमांत मोलर चालकताएं क्रमशः 130, 248, 126.5 है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की सीमांत मोलर चालकता की गणना कीजिए। ठीक है, चलो लाओ, इसको भी हम बताए दे रहे हैं, लगवाए दे रहे हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। किसकी पता करनी है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। तो जरा हमें बताओ कि जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करना है, सबसे पहले हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ब्रेक डाउन करना है, यानी कि इसको जल में ले जाके घोल देना है। तो क्या मिलेगा? एक तो हमें मिलेगा अमोनियम आयन और प्लस एक मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखें अमोनियम आयन इन दिए हुए यौगिकों में से कौन से यौगिक से मिलेगा? देखो सेम तरीका लगाएं, अमोनियम आयन यानी कि NH4+ किससे मिल रहा है? अमोनियम क्लोराइड से मिल रहा है सर। अमोनियम क्लोराइड की अब आप देखिए सीमांत मोलर चालकता, ठीक है, यानी कि λm0 इसकी कितनी है? क्रमशः दे रखी है 130। ठीक, अब आप दूसरा देखें, दूसरा कौन सा है? हाइड्रोक्साइड आयन है। हाइड्रोक्साइड आयन देखें किससे मिलेगा? NaOH से मिलेगा सर, NaOH से मिलेगा। अच्छा, इसकी देखें λm इसका देखें भाई कितना है? 248 दे रखा है। ठीक, उसके बाद आ जाए तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो है हमारे सामने कुछ आयन दोनों मिल ही गए हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें किसका लिख लेना है? NaCl का। NaCl का डायरेक्ट हमें लिख लेना है λm। कितना दे रखा है? 126.5। इन दोनों को जोड़ देना है और इसको इनके जोड़ से घटा देना है। ठीक, तो इतना तो कर ही लोगे, इन दोनों को जोड़ना, जितना योग है उसमें से इसको घटा देना, मात्रा के साथ लिख देना, आंसर मिल जाएगा, बात खत्म। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा अब हम आ जाते हैं कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या है? ठीक है, कोलराउस का ये जो नियम दिया गया है इसके कुछ अनुप्रयोग हैं, अनुप्रयोगों को जल्दी से देखते हैं। ठीक है, देखो भाई, एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। देखो
पहला क्या है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, कोलराउस के नियम के साथ भी पूछे जाते हैं और कभी कभार 2 या 3 नंबर में भी पूछ देते हैं कि कोलराउस के अनुप्रयोगों पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, देखो, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तलता पर मोलर चालकता ज्ञात करना, जो कि इस नियम का मेन अनुप्रयोग है, इसी के लिए यह नियम दिया गया है। ठीक है, कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के विलयन की सीमांत मोलर चालकता की गणना के लिए ही तो ये नियम दिया गया है। तो पहला अनुप्रयोग तो यही है, यह इस नियम का सबसे मुख्य अनुप्रयोग है। प्रबल वैद्युत अपघट्यों जैसे NaCl, HCl की मोलर चालकता तो हम ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ है, इसकी मदद से निकाल लेते हैं, लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्यों जैसे एसिटिक अम्ल की चालकता सीधे नहीं मापी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से पता ही नहीं चलता है उसका कितना डिसोसिएशन हुआ है। ठीक है, तो कोलराउस के नियम की मदद से हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो, हमें एसिटिक अम्ल की अनंत तलता पर मोलर चालकता निकालनी है। इसके लिए हम 3 प्रबल वैद्युत अपघट्यों HCl सोडियम एसीटेट और NaCl की मोलर चालकता का उपयोग करते हैं। देखो भाई, अभी अभी हमने जो टाइप 2 का क्वेश्चन लगाया था उसी का एक तरीके से फार्मूला इन्होंने दे दिया है, बस उदाहरण के रूप में ये यौगिक ले लिए हैं। ठीक है, मतलब एक उदाहरण के रूप में एसिटिक अम्ल को लिया है। अब यहाँ पे फार्मूले मतलब वैद्युत अपघट्य चेंज हो सकता है। ठीक, तो ये वो फार्मूला हो गया, लैम्डा एम एसिटिक अम्ल बराबर HCl का लैम्डा एम और नॉट, और लैम्डा एम नॉट सोडियम एसीटेट का, और NaCl घटा दिया, यही तो अभी हमने किया था। ठीक है, तो ये वो फार्मूला हो गया जो हमने कहा कि इसको रहने दो क्योंकि ये बदलता रहता, हो सकता है यहाँ एसिटिक अम्ल की जगह अभी हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया था, या हो सकता है कोई और दे दें, तो फिर ये थोड़ी ना लगेगा फार्मूला। ठीक, तो ये उदाहरण के तौर पर इन्होंने बता दिया है। ठीक, और बाद बाकी तो मालूम ही है कि लैम्डा एम नॉट HCl अनंत अंतता पर HCl की मोलर चालकता है, ये सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता है, और ये सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता है। ठीक, फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार कोलराउस के नियम के अनुसार दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तलता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, और ये कोलराउस के नियम का वो ही मतलब जो है यही जो सब लिखा है उसको चित्र के थ्रू समझाया गया है। ठीक, तो ये पहला अनुप्रयोग हो गया, इसके स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिखें, ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है। चलें, अच्छा देखें भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला देखो, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, पहला अनुप्रयोग देख लिया, अब इसके 3 अनुप्रयोग को केवल हमें देखने हैं। वैसे हैं तो और भी, लेकिन इतने काफ़ी हैं, इतने अगर जान लिए तो काफ़ी हैं, इतने लिख देना, अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इनसे जो है कुछ न्यूमेरिकल भी बनते हैं, एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा देंगे। देखो, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा अल्फा के मान की गणना करना। कोलराउस के नियम पर ही हम किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के विलयन की या दुर्बल वैद्युत अपघट्य के अल्फा को भी ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा का मतलब वियोजन की मात्रा, कि कोई भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य कितना टूटेगा, कितने परसेंट टूटेगा। ठीक है, तो ये हम पता कर सकते हैं, इसके लिए एक फार्मूला है, अभी देखते हैं। देखो, कोई भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य वीक इलेक्ट्रोलाइट पानी में कितने प्रतिशत टूटा या वियोजित हुआ, इसकी गणना भी इसी नियम से की जा सकती है। जैसे हमने यहाँ पे दुर्बल वैद्युत अपघट्य के रूप में एसिटिक अम्ल ले लिया, पानी में घोला, वियोजन के बाद हमने पता करना है कि ये कितने इसके अणु टूट गए, कितने परसेंट इसका ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, फिर देखें, इसके लिए हम एक नियम लगाएंगे, एक फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, फार्मूला यहाँ से मिस कर दिया है। अच्छा, तो देखो, इसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे। देखो भाई, फार्मूला क्या होता है, नहीं फार्मूला ये है, सही है, सही है, फार्मूला ये दे रखा है, हम तीसरी वाली स्लाइड समझ रहे हैं। देखो, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के मतलब वियोजन की मात्रा अल्फा की गणना करना। वियोजन की मात्रा समझ रहे हैं, वियोजन का मतलब कितने परसेंट कोई टूटा। जैसे मान के चलो हमने 100 अणु इसके तो घोले पानी में, सपोज उदाहरण के लिए हम कह रहे हैं, तो 100 में से कितने अणु इसके एसीटेट और प्रोटॉन में टूट गए, 70 टूटे, 75 टूटे, 80 टूटे, तो वो कहा जाएगा अल्फा। तो उस अल्फा का फार्मूला है ये, अल्फा बराबर होता है लैम्डा एम सी, डेल्टा एम सी। ठीक है, लैम्डा भी कर सकते हैं, डेल्टा
एम सी अपॉन जो है डेल्टा एम नॉट, ये फार्मूला है। अब हमें जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये दोनों वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी जाएंगी, ठीक है, ये हमको दोनों दे दी जाएंगी और हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा वियोजन की मात्रा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और डेल्टा एम सी, ये C यहाँ पर है किसी निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता, किसी एक निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता, और ये डेल्टा एम नॉट क्या है, डेल्टा एम नॉट है क्या नाम, सीमांत मोलर चालकता है, अनंत तनता पर मोलर चालकता है, ठीक है, तो ये दे रखा है, ठीक। चलें, अच्छा फिर देखो जैसे जैसे वियोजन बढ़ता है डेल्टा एम सी का मान डेल्टा एम नॉट के निकट होता जाता है और अल्फा का मान 1 के निकट होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रख के ध्यान दें, यहाँ पे नोट करके हमने ये बात लिख रखी है। चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी लगवाएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन लगाना अभी अगला देखें भाई, अगला क्या कह रहे हैं, अगला अनुप्रयोग देखें, अब अगले अनुप्रयोग में क्या कह रहे हैं। अगला अनुप्रयोग देखें, कोलेराउस के नियम के अनुप्रयोग में तीसरा अनुप्रयोग देखें, वियोजन स्थिरांक Kc के मान की गणना करना। अब यहाँ पे हम Kc निकालेंगे, ठीक है। देखो जब हम ऊपर वाले सूत्र से वियोजन की मात्रा अल्फा निकाल लेते हैं तब हम ओस्टवाल के तनता नियम का उपयोग करके दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार का वियोजन स्थिरांक भी निकाल लेते हैं। इसके लिए फार्मूला है Kc बराबर C इंटू ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए, इसका क्या है फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले को हम यूज करके वियोजन स्थिरांक निकाल लेते हैं। वियोजन स्थिरांक और अल्फा के मान की गणना वाले क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ठीक है, ज्यादा इन पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, कम पूछे जाते हैं, लेकिन बाई चांस कभी कभार पूछ भी लिए जाते हैं, क्योंकि कई सारे सेट बनते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो एग्जामिनर को बार बार वही क्वेश्चन घूम फिर के रखने होते हैं, तो कहते चलो इसमें कुछ नया रखते हैं, तो हो सकता है ये रख दें, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अब यहाँ पर Kc क्या है, वियोजन स्थिरांक है, यहाँ पे C क्या है, तो वही निश्चित सांद्रता, मतलब विलयन की निश्चित सांद्रता, और ये A क्या है, ये A भाई ये वियोजन की मात्रा, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है। चलें, इसका ओस्टवाल के तनता नियम, ओस्टवाल के दुर्बल अम्ल क्षार की वियोजन मात्रा अल्फा विलयन की सांद्रता C पे निर्भर करती है, जैसे जैसे सांद्रता कम होती है वियोजन की मात्रा भी बढ़ती है। उच्च सांद्रता होगी तो कम वियोजन होगा, मध्यम सांद्रता होगी तो मध्यम वियोजन होगा, निम्न सांद्रता होगी तो अधिक वियोजन होगा। सांद्रता मतलब समझ रहे हैं, पानी की मात्रा घटा रहे हैं, ठीक है, सांद्रता मतलब कम पानी कम तनुता, ज्यादा तनुता होगी तो ज्यादा वियोजन होगा, सीधी सीधी बात है भाई, सब घुमा फिरा के कही जा रही बातें, ठीक है। चलें, अच्छा फिर जैसे जैसे सांद्रता कम होती जाती है वियोजन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, सांद्रता घटेगी, सांद्रता कब घटेगी, जब उसमें पानी मिलाएंगे, जब उसमें पानी मिलाएंगे, सांद्रता आप पानी बढ़ाते रहिए, सांद्रता घटती जाएगी, तनुता बढ़ती चली जाएगी, तनुता बढ़ती चली जाएगी, तो ये डिसोसिएशन टूटने का जो गुण है वो बढ़ता चला जाएगा। यही तो हमने बताया है कि पानी मिलाने पर अनंत तनुता पर जो है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट पूर्ण रूप से टूटते चले जाते हैं। चलो अच्छा, अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इसका एक क्वेश्चन है, देखो 298 के पर 0.0241 मोल एसिटिक अम्ल विलयन की मोलर चालकता लैम्डा एम इतनी है, ठीक। यदि एसिटिक अम्ल के लिए अनंत तनता का मान इतना है तो इसके लिए आप अल्फा गणना कीजिए और Kc की गणना कीजिए, ठीक है। ये Kc है, यहाँ पे टाइप हो गया गलत। देखो भाई, तो हमें यहाँ पर क्या क्या निकालना है, पहले ये देखो हमें क्या क्या दे रखा है, ठीक है, पहले ये देखो क्या क्या दे रखा है, दिया है क्या क्या वैल्यूज हमको दे रखी हैं। देखो हमें दे रखा है टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मूलरता देखें, विलयन की मूलरता, ठीक है, विलयन की मूलरता लिखें, विलयन की मूलरता, यानी कि यम कितना दे रखा है 0.0241, ये तो जो है मूलरता दे रखी है, ठीक है। और एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता कितनी दे रखी है सर,
एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता, ठीक है, इसकी मोलर चालकता, ठीक है, सीमांत मोलर चालकता दे रखी है 39.05, ठीक। एसिटिक अम्ल के लिए अनंत तमता पर मान, एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ये दे रखी है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए अनंत तमता पर, अच्छा ये अनंत तमता पे दे रखी है, अनंत तमता पर इतनी है, ठीक है, तो अनंत तमता पर है तो ये तो सिंपल वाली हो गई, ठीक है, ये हमने यहाँ मिस्टेक कर दी, ठीक। तो ये कुल मतलब ये केवल मोलर चालकता है, अनंत तमता के लिए ऊपर इनफाइनाइट का चिन्ह लगाएंगे। देखो भाई, तो लैम्डा एम इनफाइनाइट कितनी दे रखी है, 390.05 दे रखी है, ठीक। तो इतना हमको दे रखा है, टेम्परेचर का कोई लेना देना है नहीं इसमें, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा की गणना करनी है। तो देखो अल्फा बराबर क्या निकालेंगे, अल्फा बराबर लगाएंगे लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। अब इसमें आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए भाई लैम्डा एम सी कितना दे रखा है, लैम्डा एम सी, लैम्डा एम सी, अच्छा सांद्रता यहाँ पर दे रखी है, विलयन की मूलता तो ये दे रखी है, लेकिन इसकी सांद्रता ये वाली है, देखो 0.041 इंटू लैम्डा एम नॉट ये दे रखा है 39.05, ये हमको दे रखा है, ठीक है। ये हमको क्या दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है। लैम्डा निश्चित सांद्रता पर, नहीं यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, कंफ्यूजन में है थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये जो दे रखा है ये निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता दे रखी है। देखो एसिटिक अम्ल की विलयन की मोलर चालकता, ठीक है, ये निश्चित सांद्रता हो गई इसके लिए, ठीक है भाई, सांद्रता इतनी है तो इतनी सांद्रता पे हो गई। तो ये इसके लिए क्या दे रखी है, ये जो दे रखी है ये इसकी हो गई ये, ठीक है, यानी कि लैम्डा एम सी हो गया, ठीक है। अब रखें वैल्यू, ठीक है, यही गलती हो रही थी, कोई बात नहीं, 390.05, इसको आप अब सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, अल्फा का मान मिलेगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.1 आएगा, कितना आएगा, 0.1 आएगा, लेकिन इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 10%, कितना आएगा, 10%। तो यहाँ पर जितनी वैल्यू आती है उसको हम 100 से गुणा कर देते हैं तो हमें परसेंटेज में वैल्यू मिल जाती है 10%, जितना होगा उतना, यानी कि 10% इसका वियोजन हुआ है, ठीक है, कितना हुआ, केवल 10%। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया सर, अल्फा निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, केसी निकालना है। देखो भाई केसी कैसे निकालेंगे, केसी बराबर क्या होता है, केसी बराबर होता है क्या नाम, सी इंटू ए स्क्वायर अपॉन एक माइनस ए, ठीक है, यही होता है हमारा केसी का फार्मूला। तो इसमें आप सांद्रता देख ले, सांद्रता आपको यहाँ पे ये मोलरता वाली रखी जाएगी, ठीक है, ये कितनी सांद्रता ले रखी है, 0.021 मोलरता में सांद्रता दे रखी है। और अल्फा कितना निकाला, ये यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा भी हमने कितना निकाला, ये वाला निकाला, तो यहाँ पे रख दे 0.1 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा है, अपॉन कर दे 1 रखें और 0.1 रखें। अब आप इसको सॉल्व करें, आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, ठीक है। देखें भाई कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 0.0241 इंटू 0.01 अपॉन, इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा, इसको जब घटाओगे तो आएगा 0.9, ठीक। इसको सॉल्व कर लो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर क्या होगा, 0.00241, ठीक है, अपॉन 0.9 ये हमको मिलेगा, ठीक। अब आप इसका इसमें भाग देंगे तो देखो यहाँ पर कितना मिलेगा, 0.000, अब यहाँ जगह ही नहीं बची, देखो यहाँ लिखे देना 0.0000267, ठीक है, इतना मिलेगा।
अब इसको हम इस रूप में लिखेंगे, इसको थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है इसको उठा के आप यहाँ ले आइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.67 इंटू 10 टू की पावर, देखें इससे पहले कितने जीरो थे, 4, तो घात लगा दें -4। तो ये हमारा क्या मिलेगा, हमको फाइनल आंसर मिलेगा। यहाँ जगह नहीं रही इसलिए इसको ऊपर लिख दिया है, सभी बच्चे नीचे यहीं पे लिखेंगे सॉल्व करके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या मिल जाएगा आपको, आपका आंसर मिलेगा जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था, वियोजन की मात्रा पूछी गई थी, वियोजन स्थिरांक केसी पूछ गया था, वियोजन की मात्रा ये पता कर ली और केसी ये निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे हमसे जो मिस्टेक हो रही थी उसको हमने बता दिया है कि यहाँ पर ये जो एसिटिक अम्ल की निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता कितनी है, तो वो ये इतनी है, ठीक है। और बाद में फिर इन्होंने अनंत तन्यता पर बता दी कि अनंत तन्यता पे सीमांत मोलर चालकता ये है, तो भाई इन दोनों का डिवाइडेशन यानी कि अनुपात ही क्या है, अल्फा है, ठीक। तो वो हमने निकाल लिया और फिर केसी निकाल लिया, इस अल्फा के मान उठा के यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक। चलें अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट है, ठीक है। चलें अच्छा, बस आज के लिए इतना ही, आज की क्लास में इतना ही हमें पढ़ना था। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों, आज की क्लास में हमने पढ़ा है कोलराउस का नियम, कोलराउस के नियम के बारे में जाना हमने, ठीक है, कि कोलराउस का नियम क्या होता है, ठीक। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग हमने जाने, और कोलराउस के नियम पर आधारित जो आंकिक प्रश्न बनते थे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते थे, उनको हमने जाना, टाइप 1 टाइप 2, ठीक। कोलराउस के नियम का जो गणितीय रूप है वो भी हमने जान लिया, ठीक। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और ये नियम काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जुड़े रहें हमारे साथ, पढ़ते रहें, नोट्स प्रॉपर अपने बनाते रहें, ठीक है, अपनी कॉपी जो है बनाते रहें, क्योंकि यही आपकी जमा पूंजी होगी जो आपके बोर्ड परीक्षा के काम आएगी, ठीक है। जुड़े रहें हमारे साथ, ठीक है, और बात बाकी जो है मालूम ही है, ठीक है। बच्चों के साथ शेयर करते रहें, खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी सजेस्ट करें, ठीक है। उत्तम क्वालिटी पे इस समय यहाँ पर एक बेहतरीन मतलब कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, इस बात का तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें तो मालूम ही होगा कि पढ़ाने का जो टीचिंग मोड है वो किस टाइप का है, ठीक है। कंटेंट के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया गया है, हर एक बात यहाँ पे टू द पॉइंट बताई जाती है, उदाहरण दिए जाते हैं अच्छे अच्छे, वैज्ञानिक तरीके से भी समझाया जाता है, और साथ ही साथ सरल से सरल शब्दों में भी समझाया जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्या है, ठीक। चलें, धन्यवाद।